चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, सही है। अब हम लोग क्या करेंगे, सिलेबस को धीरे धीरे करके आगे बढ़ाएंगे। कई बार आपको छोटे वीडियो मिलेंगे, कई बार आपको बड़े वीडियो मिलेंगे, जैसे जैसे मेरे पास टाइम रहेगा मैं उसको, लेकिन कंप्लीट करेंगे सिलेबस को, ठीक है। अब पूरी तरीके से मतलब सिस्टमेटिक वे में चल रहे हैं और सब कुछ तैयारी हो चुकी भी है। ऐसा नहीं है कि देखो होता क्या ना, जब आप स्टार्टिंग कोई पॉइंट करते हैं, कोई टॉपिक करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन अब हम इसके लिए जो है पूरी तरीके से तैयार हैं। हम एक सिलेबस, एक सब्जेक्ट मतलब करा ही सकते हैं आराम से, है ना। हिंदी साहित्य इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता ही दिया, किस अप्रोच से हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप किस नजरिए से इस सीरीज को देखेंगे, पहले अपना नजरिया सही करिए। अगर आपको मतलब होता है ना कि हम उम्मीद ला के बैठते हैं ऐसा होगा वैसा होगा ये होगा वो होगा, तो ये सबसे उम्मीद तो कुछ है नहीं ज्यादा, है ना। ये सबसे ज्यादा सोचना नहीं है। आपको करना क्या है, बेसिकली आपको क्या ध्यान रखना है कि आपके पास सिलेबस है, वो आपको सिलेबस कवर करना है। अब वो सिलेबस कैसे आपको कवर करना है, चाहे आप खुद से कवर कर लीजिए, ऐसा नहीं, देखिए खुद से भी हो सकता है सिलेबस कवर, ठीक है ना, और करते भी है, करने वाले करते हैं। लेकिन अब हमारा फिर क्या योगदान रहेगा, हमारा योगदान ये रहेगा कि आपके सिलेबस में हो सकता है आपको कभी कभी बोरियत महसूस होने लगे, कभी कभी आपको ये लगने लगे कि क्या मतलब कि वही बार बार रोज जो है हम पढ़ रहे हैं, या कभी कभी ऐसा लगेगा आपका रिदम टूटने लगे, कभी कभी आपको मोटिवेशन उस सब्जेक्ट के प्रति हटने लगे, कभी कभी आपके अंदर मतलब डिस्ट्रैक्शन टाइप लगने लगे। कई बार ऐसा भी होता है कि आप पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, मतलब दिमाग इतना थक चुका होता है या बोर हो चुका है, अदर सब्जेक्ट्स इतना बोर हो चुका होता है कि मतलब कि पढ़ने की इच्छा नहीं होती है। तो इससे क्या होता है ना कि जो आपका रिदम होता है टूटते रहता है बीच बीच में, उस चीज को हम बनाने का प्रयास करेंगे। मतलब क्या, मतलब कि इस सिलेबस को अकेले भी कवर किया सकता है, अगर हम आपको मतलब पढ़ा रहे हैं या गाइड कर रहे हैं, जो भी समझ लीजिए, अगर कर रहे हैं उसमें आपका टाइम बचेगा। जिस चीज को आप बार बार पढ़कर हो सकता है, भाई कई बार तो मैं भी पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आया वैसे बिना देखे ठीक है लाओ आज हिंदी साहित्य पढ़ा देता ऐसा तो है नहीं ना, ऐसा माहौल बना नहीं है। हम भी तो कई बार उस पर जो है कितना प्रैक्टिस किए होंगे, कितना सोचे भी, ऐसे आकर आपको बोलने नहीं लगेंगे। तो इससे क्या होगा, आपको ना बेनिफिट ही मिलेगा। एक तो ये हो गया, उम्मीद इतना ही रखना है, इतना ही रखना है। इससे उम्मीद रख के देखिए होता क्या है, जिंदगी में समस्या है। हम लोग साहित्य के मतलब अगर साहित्य पढ़ने चल रहे हैं तो एक लाइन तो क्लियर होनी चाहिए कि जितनी आप उम्मीद रखेंगे वो उम्मीद अगर नहीं खराब उतरता चीजें, तब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। और जब आप ये मानते हो ठीक है सर साइड बाई साइड, अब जब मैं मान लो पढ़ा रहा हूँ, आप इसको ये मतलब नहीं इन्हीं की वजह से पूरा यही सब नया है, समझ सिंपल सी बात है, कोई फ्री में पढ़ा दे रहा है, पढ़ लीजिए, शांति से पढ़ लीजिए, मजा आ रहा है ठीक है, नहीं मजा आ रहा कोई बात नहीं है कि नहीं। तो इसलिए ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। चलिए हिंदी साहित्य में आपको पता ही है 500 का होता है, मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना 500 नंबर में से कुछ नंबर लेके आए तो काम चलने वाला नहीं है, पेपर देना ही पड़ता है। हम इसको 2 पेपर, आपको पता होगा यूपीएससी 2 पेपर लेती है मेंस में, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पेपर 1 भी 250 मार्क्स होता है और पेपर 2 भी होता है 250 मार्क्स का। तो पेपर 1 में जो है 2 पार्ट है ना, खंड क और खंड ख, खंड का और खंड ख। देखिए मैं नोट से लेके पढ़ाऊंगा, ठीक है ना इसमें डाउट मत रखिए नोट से लेके पढ़ा रहे हैं क्या, हाँ नोट्स है अपने पास, क्योंकि जब आप पढ़ाते हैं तो आपको संदेह नहीं होना चाहिए कि शायद ये लिखा था, शायद ये लिखा रहा, नहीं, क्लियरिटी होनी चाहिए, है ना। और मैं आपको भी सजेशन यही करूंगा, मतलब सजेस्ट यही करूंगा कि आप भी अपना कोई नोट्स लेके बैठिए तो मजा आएगा। एक नोट्स लेके अपना बैठिए जो आप पढ़ते होंगे मतलब रेगुलर तौर पर, वो लेके बैठिए, और एक कॉपी लेकर बैठिए कि जहां पर आपको लगे कि ये चीज हमको याद नहीं हो रहा है, ये चीज समझ में नहीं आ रहा है, या कुछ नया पॉइंट डिस्कस हो रहा है, तो वहां पर 2-4 पॉइंट नोट करते चलिए, ठीक है। आज तो खैर हम देखते हैं सिलेबस बहुत बड़ा है ना इसका, तो डिस्कस में टाइम लगता है। चलिए हम डिस्कस कर रहे हैं पेपर 1 का खंड क, है ना। अब देखेंगे सिलेबस में यही लिखा हुआ है, पेपर 1 में क्या है, खंड क।
इसमें क्या देखिए, आप कर्व सिलेबस आपके पास होगा तो खंड क में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, खंड क में स्पष्ट रूप से ये चीज लिखा हुआ क्या, हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास। ये पेपर फर्स्ट का जो ये खंड क है ना, थोड़ा सा मतलब बोरिश टाइप का है, आप पढ़ेंगे बोर होते जाएंगे, मतलब क्या पढ़ें उसमें, लगेगा कि थोड़ा सा टेक्निकल ज्यादा है, हालांकि नंबर इसमें अच्छे आते हैं। अगर आप अच्छे से इस पर कमांड कर लेते हैं तो नंबर आपके अच्छे आएंगे। तो इसमें क्या है, सबसे पहला पॉइंट जैसे आपका एक कौन सा, अपभ्रंश अवहट, है ना, ये वाला पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, अपभ्रंश, अपभ्रंश, ठीक है, अपभ्रंश और क्या, अवहट, ये बड़ा फेमस है। यूपीएससी यहाँ क्वेश्चन मतलब आ ही जाता है और फिक्स भी रहता है कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन आएगा, और आप लिख भी लेंगे और नंबर भी मिलते हैं अच्छे। ऐसा नहीं कि इसमें जो है कुछ अपने विचार व्यक्त कीजिए, ऐसा कुछ खास नहीं होता है, सिंपल से पूछता है अपभ्रंश के बारे में, अवहट के बारे में, क्योंकि इसका प्रारंभिक हिंदी का व्याकरणिक और अनुप्रयुक्त जो है स्वरूप पूछा जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट पर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, यह ध्यान रखिएगा, अपभ्रंश और अवहट। इसमें कभी कभी दोनों अंतर पूछ लेता है, या पूछ लेगा कि मतलब कि अपभ्रंश क्या है, अवहट क्या है, इससे रिलेटेड थोड़ा सा एक्सप्लोर, हालांकि जब पढ़ाएंगे तो डिटेल में आपको बताते रहेंगे तो ज्यादा समस्या नहीं आएगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है आपको ब्रज और अवधि। देखिए अगर आपके पास सिलेबस होगा, सिलेबस रखिए, सच बता रहा हूं मैं, फिर बार बार चीज क्या रिपीट करूं, लेकिन सिलेबस रखिए, इससे क्या होगा ना, आपको भी ये कॉन्फिडेंस आएगा, इस सामने वाला जो बोल रहा है ऐसे नहीं बोल रहा है कि हाँ ब्रज भी है अवधि भी है, ऐसा नहीं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और ये पूरा पूरा यूपीएससी जो प्रिपरेशन है कॉन्फिडेंस का गेम है, समझ रहे ना। अगर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा आप भरोसा नहीं करेंगे सामने वाले पर, आपको लगेगा कि तुक्का मार रहा है क्या, अपना सिलेबस बना दिया क्या, कहीं लग रहा है कि मतलब इनका सिलेबस अलग लग रहा है, फिर मैच कराएंगे यूपीएससी मिलेगा नहीं तो आपको और गुस्सा आएगा, है ना। तो सिंपल सी बात है, लेके बैठिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के या मोबाइल में जैसे भी करके अपना रखिए। तो एक है क्या, ब्रज और अवधि, है ना, अवधि नहीं अवधि। भाई कई बार ये देखने को मिला है कि कई लोग तो ना हिंदी से नहीं लिख पाते हैं, जो बच्चे आते हैं कई बार वो हिंदी से नहीं लिख पाते हैं, तो इस पर थोड़ा सा कमांड करिएगा। ऐसा नहीं कि अवधि को अवधि अवधि लिख दे रहे हैं, नहीं 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 नहीं, ये गलती अगर आप करेंगे फिर तो मतलब आप लीक से हटते जा रहे हैं, ये गलती नहीं करना। तो इसमें क्या है देखिए सिलेबस में, मध्यकाल में ब्रज और अवधि का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास, साहित्यिक भाषा के रूप में कब की बात हो रही है, जिसकी ये बात हो रही है कब की, मध्यकाल। मध्यकाल अगर आपसे ये कोई पूछ ही ले, मतलब कभी डिस्कस हो जाए कि ये ब्रज भाषा और अवधि भाषा, ब्रज भाषा में क्या है अवधि भाषा में क्या है ना, तो ब्रज भाषा के लिए कौन फेमस है, ब्रज भाषा कौन है, सूरदास। सूरदास का जब आप नाम सुनते हैं आपको एक मतलब अलग टाइप की फीलिंग आती है कि मतलब कि इनके जो वर्णन है श्री कृष्ण को लेकर के, गोपिकाओं के बारे में, वो विरह, मतलब कभी प्रेम दिख रहा है कभी विरह दिख रहा है, ये मतलब हिंदी साहित्य की जो खूबसूरती जो होती है, मतलब आपको सुकून, कहते हैं सुकून आइए कहाँ मिलेगा, आइए साहित्य पढ़ते हैं, सुकून ही सुकून है ना। लिखते हैं कैसे अच्छा कुछ कुछ तो आपको याद ही होगा, उधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, और गोपिकाओं का जो ताना पेशी होता है ना उधव वाला, वो बड़ा मतलब फेमस है ना, अब की राख लेहू भगवान, मतलब इस टाइप का जो है सूरदास की जो है पदावली किसमें है, ब्रज में। तो जब भी ब्रज की बात करेंगे हम लोग, जब भी ब्रज के डिस्कशन होगा तो कौन आएंगे, सूरदास। और अवधि की जब बात करेंगे आप, अवधि की फेमस कौन है, तुलसीदास, है ना। हुलसी तुलसी सुना होगा आप लोगों ने, अगर थोड़ा सा इंटरेस्ट होगा, हुलसी तुलसी, तुलसीदास कुछ स्टोरी भी फेमस है कि अपने जो है पत्नी के लिए क्या क्या स्ट्रगल करते हैं, ये सब जब गहराई में जाएंगे तब और मजा आएगा। हालांकि जब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना, हम इंटरेस्टिंग पार्ट से स्टार्ट करेंगे, अब पता शुरू से ही शुरू कर दिया अपभ्रंश अवहट, अब ये अपभ्रंश अवहट ये क्या है, नहीं, हम कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट से स्टार्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए स्टोरी से स्टार्ट करेंगे या उपन्यास से स्टार्ट करेंगे, मतलब ऐसे करेंगे, ठीक है ना। तो ब्रज की जब आप बात करेंगे, ब्रज में आप ध्यान रखेंगे किसको, सूरदास। और जब आप अवधि की बात करेंगे तो किसको याद रखेंगे, तुलसीदास। अब ये सब ऐसे मतलब कवि है ना कि
आपके अंदर एक मतलब बोरियत हटा देंगे। सही बताऊं आपको ना, जो लोग थोड़ा सा इंटरेस्टेड होंगे ना, वो अपने स्ट्रेस दूर करने के लिए पढ़ते हैं। तो मतलब आप जैसे रामचरितमानस देखते होंगे, घर में कलह दूर करने के लिए रामचरितमानस चल रहा है, इस टाइप का। या मतलब सूरदास को पढ़ रहे हैं, जब सुदामा सखा सुदामा वाला स्थिति है, या कृष्ण भगवान का जो है उनकी बातें हैं, प्रेम प्रसंग की बातें हैं, तो उसके लिए जो है क्या पढ़ते हैं हम लोग, तुलसीदास को पढ़ते हैं। ये दोनों कवि बहुत मजेदार है, बहुत इंटरेस्टेड है, मतलब इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टेड क्या होंगे, है ना। एक तो ये हो गया। अब उसका थर्ड पार्ट जो आता है, थर्ड पार्ट, ये थर्ड पार्ट में क्या है, देखिए सिलेबस में, सिलेबस आप देखिएगा, सिद्ध एवं नाथ साहित्य, है ना, खुसरो संत साहित्य, रहीम आदि कवियों और दक्षिणी हिंदी में खड़ी बोली का प्रारंभिक स्वरूप। रहीम की बात जैसे ही आएगा, रहीमन निजोन की व्यथा मन ही राखे गोए, सुनी अठिलही, सुना होगा ना, सुनी अठिलही है लोग सब पार्टी न लही है। जब आप रहीम को पढ़ते हैं तो रहीम वही वाले रहीम है ना, बैरम खां वाले, है ना। रहीम क्या, अब्दुल रहीम खान खाना, क्या नाम, मतलब जब छोटे जो बच्चे सुनते हैं तो ये मतलब सर इनका नाम है या मतलब इनका पूरा एड्रेस है, ऐसे टाइप लगता है। हालांकि यहाँ पर सिंपल लिखा हुआ है। तो इनके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि सिद्ध एवं नाथ साहित्य कौन कौन से हैं, खुसरो, उसके बाद संत साहित्य, ये सब बारे में आराम से डिस्कस किया जाएगा। आपके सिलेबस में ये है, ठीक है। उसके बाद कौन सा था, चौथा पॉइंट देखिए, इसमें बस इतना याद रखिए, इसे मतलब खुसरो बात कर लेते हैं, थोड़ा सा लिखते रहेगा ना, खुसरो लिखते रहते थोड़ा सा याद रहेगा। सिलेबस को जुबान पर रखिएगा एकदम, समझ रहे ना। अगर सिलेबस की बात आए तो ये ध्यान रहे कम से कम जो है कि सिलेबस ऐसा ना लगे हम जो पढ़ रहे हैं पता नहीं सिलेबस में है कि नहीं है, ऐसा कंडीशन नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन आएगा फिर प्रॉब्लम होती है। नो डाउट, मेरा मेरा ये है, अब ये दिमाग में अपना तो नोट्स पढ़ा रहे हैं, हमको बोल रहे हैं जुबान पर नहीं। देखो अगर पढ़ाते समय कई बार होता है कि जब आप लंबे लेक्चर लेते हैं तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गड़बड़ाए ना पढ़ाते समय, कई बार होता है। दिमाग ही तो है कि कभी कभी ऐसा होता है कि पढ़ाते पढ़ाते जो है कुछ बातें वो दिमाग में चलने लगती हैं, आदमी भटक जाता है इधर उधर, समझ रहे हैं। इस टाइप का प्रॉब्लम थोड़ी आती है, बस इसलिए यूज किया था नोट्स, तो इसमें डाउट मत रखिएगा। चौथे पॉइंट में क्या है, 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली और नागरी लिपि का विकास। इसमें खुसरो और रहीम थोड़ा ध्यान रखिएगा ना, रहीम और जो है आपके संत साहित्य ना। तो और चौथे पॉइंट में क्या है, चौथे पॉइंट में क्या बताया मैंने कि 19वीं खड़ी बोली और नागरी लिपि का विकास। खड़ी बोली जैसी अब बात करेंगे तो किसके बारे में बात करेंगे, खड़ी बोली और नागरी लिपि, ठीक है। खड़ी बोली और नागरी लिपि। खड़ी बोली की जो बात करते हैं आप तो वहां पर थोड़ा सा होता है ना, सबसे पहले क्या होता था, सब रीजनल लैंग्वेज में लिख रहे हैं, आराम से अवधि में लिख रहे हैं, ब्रज में लिख रहे हैं, अपना जो है लेटे हुए हैं, लिखे जा रहे हैं, कुछ मन में आया लिख दिया, उनसे मतलब समझ रहे ना, उस टाइप को परेशान नहीं। खड़ी बोली आता है, अब एक स्टैंडर्डाइजेशन मिल जा रहा है ना, एक मतलब मानक तय हो रहा है यहाँ से अब कि खड़ी बोली आ रहा है या नागरी लिपि आ रही है, इस टाइप का, ठीक है। और उसके बाद क्या है, ये पॉइंट था कौन सा, खड़ी बोली और नागरी लिपि का विकास और हिंदी भाषा और नागरी लिपि का मानकीकरण। इसी का जो है पांचवें पॉइंट में क्या है, पांचवें पॉइंट में खड़ी बोली और नागरी लिपि का क्या है, मानकीकरण, ये वाला पॉइंट, ठीक। कैमरा मारा ही नहीं आ रहा है, पता चला लिखे जा रहा है आराम से, आ भी नहीं रहा है, सर कहाँ लिख रहे हैं आप, तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। कई बार ऐसा होता है। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि वीडियो पूरा रिकॉर्ड कर लिए और पता आवाज ही नहीं आ रहा है, पूरा मेहनत बेकार, अब खुद सुन गुस्सा आ रहा है यार, मतलब पता नहीं, कई बार ऐसा हो जाता है। खैर ये सब तो टेक्निकल इशू चलता रहेगा ऐसे। फिफ्थ पॉइंट हो गया। अब उसके बाद आता है सिक्स्थ पॉइंट, देख रहे हैं ना हम लोग कहाँ से चल रहे हैं, मध्यकाल से। सबसे पहले मध्यकाल से चल रहे हैं, उसके बाद मध्यकाल के बाद ये खुसरो, रहीम, फिर उसके बाद खड़ी बोली, नागरी लिपि, थोड़ा सा उसके बाद मानकीकरण उसका किया जा रहा है। एक क्रम है ना, एक क्रम से चल रहे हैं। और उसके बाद कौन सा आता है, सिक्स्थ पॉइंट, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हिंदी भाषा के रूप में हिंदी का विकास।
कब? स्वतंत्रता आंदोलन। अब यहाँ पे जब 6 पॉइंट जब आप डिस्कस करेंगे, 6 पॉइंट देखिए इसमें नहीं है, पेपर 2 में नहीं है, ये हम चल रहे हैं पेपर 1 का खंड का चल रहा है, अभी खंड ख भी नहीं शुरू हुआ है, सिलेबस थोड़ा सा ठीक ठाक है। तो इसमें क्या हुआ? स्वतंत्रता आंदोलन। जैसे आपका 6 पॉइंट दिमाग में आए, स्वतंत्रता आंदोलन आपके दिमाग में आना चाहिए, स्वतंत्रता आंदोलन, ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में, है ना, राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास, स्वतंत्रता, वैसे नोट कर लीजिएगा, मन करें क्या? राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा के रूप में जी। वही मैथिली सड़क गुप्त वगैरह फिर आएंगे भारत भारती टाइप का लिख करके, मतलब कि जोश भर देंगे, स्वतंत्रता आंदोलन लड़ो लड़ो, मतलब कि देश है अपना, देश के होना चाहिए, ये जोश नहीं है। आपको ना वैरायटी दिखेगा, लिटरेचर में क्या है ना, आपको वैरायटी दिखेगा, वैरायटी ऑफ इमोशंस, मतलब भावनाओं की जो है प्रकार, भावनाओं में विभिन्नता दिखेगा, भावनाओं के प्रकार दिखेगा। आप कभी पढ़ते पढ़ते बड़ा आप दुखी हो जाएंगे, कैसी जिंदगी चल रही, फिर कभी कभी पढ़ते पढ़ते आपको लगेगा जोश आ जाएगा, तोड़ देंगे फोड़ देंगे इस टाइप का। फिर कभी कभी लग रहा है मोह माया, सब मोह माया है, क्या है दुनिया में, क्या लेके आए हैं, क्या लेके जाए। फिर कभी कभी लगेगा कि नहीं यार, IAS बनना है, कुछ करना है जिंदगी में, लोगों के लिए कुछ करना है, अपने लिए कुछ करना है, परिवार के लिए कुछ फिर ये सब, मतलब आप भावनाओं के जो है उतार चढ़ाव में भी पड़े रहेंगे। कई बार ऐसा होगा, लेक्चर खुद ही लगेगा, खुद ही लगेगा आपको, एक दिन आपको बड़ा मजा आएगा, वाह वाह क्या बात है, बहुत अच्छा पढ़ाए हैं। फिर कभी लगेगा कि यार ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा लग रहा है जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं कवि हो गया हूँ। नहीं, हमारा काम क्या है, जो किताब में है उसी को पढ़ करके समझा देना, हमारा काम इतना ही है। हमारा इन भावनाओं से लेन देन कुछ नहीं है। एक अपना टीचिंग स्टाइल होता है और एक होता है जो लिखा हुआ, जो लोगों ने लिखा है उसको समझाना, दो ही चीज होता है मतलब टीचिंग स्किल, मुझे जो लगता है। बाकी सारी बातें अपनी पर्सनल भावनाएं ये सब करते करते हो चुका फिर, ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास। उसके बाद एक पॉइंट है भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी, भारतीय संघ के, अब यहां पर टर्म ध्यान रखिएगा, कौन सा? 7th पॉइंट है भारतीय संघ, भारतीय संघ है ना, टर्म याद रखिएगा। जब आप मेंस में लिखेंगे तो कम से कम एक टर्म थोड़ा सा कहीं आने चाहिए, घुमा फिरा करके, नहीं तो ऐसा लगेगा कि अलग दुनिया में बह गए हैं, मेंस से हटकर कहीं और चले गए हैं, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या था? भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी का विकास ही पढ़ रहे हैं, पूरा खंड का में यही सब चल रहा है। उसके बाद क्या है? भारतीय संघ की बात, हिंदी भाषा का वैज्ञानिक और तकनीकी विकास। अब यहां पर आप देखेंगे वैज्ञानिक और तकनीकी शब्द ध्यान रखिएगा, कौन सा? 8th पॉइंट है वैज्ञानिक, वैज्ञानिक और तकनीकी, तकनीकी है ना, हिंदी भाषा का, हिंदी भाषा के बारे में चलेगा, चल रहा था तो इसके बारे में वैज्ञानिक और तकनीकी कुछ बातें डिस्कस होंगी। पता नहीं ये सब जो है कितना इंपॉर्टेंट आपको लगेगा, एक होता खुद से लगना सर हम पता है सब हम पढ़ा रहे हैं, एक हम अपना बारे में पढ़ा है, एक आप अपना से बना रहे होंगे इधर उधर खोज पिन करके कि ये तो जरूरी आएगा, ये तो नहीं आएगा, ये तो मतलब रट लेंगे, ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे। तो हिंदी भाषा का जो वैज्ञानिक और तकनीकी विकास है इसके बारे में थोड़ा सा देखा जाएगा, हम डिटेल देखेंगे इसको। अब आता है 8th पॉइंट, 8th हो गया ना, हाँ 9th देखिए हिंदी की प्रमुख बोलियां और उनका परस्पर संबंध। अब देखिए हिंदी की प्रमुख बोलियां भी क्या है कि जैसे मान लीजिए कि एक होता है क्षेत्रीय बोली, क्या होता है इस बना क्षेत्रीय बातें होती हैं, और उसके बाद हिंदी के ही मजे की बात क्या है, इतना ध्यान रखिएगा क्या कह रहा है कि हिंदी की प्रमुख बोलियां, है ना, मतलब कि यहां पर देखिए 9th पॉइंट है हिंदी की प्रमुख बोलियां, हिंदी की प्रमुख बोलियां और इनका जो प्रमुख बोलियां हैं इनके बीच में जो परस्पर संबंध होता है इसके बारे में डिस्कस होगा।
हिंदी की प्रमुख बोलियां कौन कौन सी हैं उसके बारे में उसके बाद ये आपको डिस्कस करना होगा, समझना होगा कि इनके बीच में आपस में संबंध क्या है, परस्पर संबंध क्या है। ठीक है, एक चीज तो ये। उसके बाद है एक पॉइंट आपका नागरी लिपि, फिर देखो ये नागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं और सुधार के प्रयास तथा मानक हिंदी का स्वरूप। ठीक है, ये कौन सा नागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं, एक तो विशेषताएं और सुधार, ये ध्यान रखिएगा। नागरी लिपि बात रही ना, नागरी लिपि की क्या क्या, एक तो है विशेषताएं, विशेषताएं एवं सुधार, विशेषताएं एवं सुधार। ठीक है, विशेषताएं एवं सुधार, एक तो ये पॉइंट हो गया। नागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं एवं सुधार और मानक हिंदी का स्वरूप, कि मानक हिंदी का स्वरूप कैसा है। और आपका एक लास्ट पॉइंट जो खंड क का है, खंड क का जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है, लास्ट पॉइंट है मानक हिंदी का व्याकरणिक संरचना, मानक हिंदी का व्याकरणिक संरचना, ये 11 पॉइंट है। ठीक है, मानक हिंदी का व्याकरणिक संरचना। ठीक है, मानक हिंदी का व्याकरणिक संरचना, ये आपका टोटल जो इतना हमने डिस्कशन किया, ये किया खंड क। ठीक है, अच्छा कई बार आपको ये लगेगा कि बड़े बड़े लेक्चर बनाया जाए, पूरा एक ही घंटे नहीं हो पाता है ना, हमारे लिए भी और आपके लिए भी। होता क्या है ना कि हालांकि ये तो देखो डिजिटल जमाना चल रहा है, डिजिटल जमाना में क्या होता है कि अब ये जो सीरीज स्टार्ट हो गई, जो आज रिकॉर्ड हो गई, जो अपलोड हो जाएगी, वो कल बढ़ जाएगा, है ना। और जहां 10 दिन आप पीछे हुए हमसे, फिर आप देखते रहिए आराम से, है ना। तो ये रहा आपका खंड का हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो उसके बाद क्या क्या है, खंड ख है, खंड ख के बाद आएगा क्या आपका पेपर 2 शुरू हो जाएगा, पेपर 2 की बात करेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना रखते हैं ना, आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, खंड ख स्टार्ट करेंगे, खंड ख के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। धीरे धीरे आराम आराम से चलते रहेंगे, अपने पास बहुत टाइम, ज्यादा मत दीजिए टाइम, है ना, एक अपना बुक पढ़ते रहिए। कुछ आपको ना भ्रम बताता हूँ, भ्रम कैसे होता है, कंफ्यूजन कैसे होता है। अब मान लीजिए आपने साहित्य पढ़ना शुरू कर दिया, ठीक है, अब आपके दिमाग में एक चीज आ रहा होगा, हम एक ही दिन सब खत्म कर देते हैं, है ना ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, एक ही दिन सब खत्म कर देते हैं। एक बार मोहन राकेश की एक जो उपन्यास आई हुई थी, आप लोग जब पढ़ते होंगे तो पता होगा आपको, है ना, आषाढ़ का एक दिन। तो उसमें क्या था कि मैं ऐसे जोश जोश में एक बार शुरू किया, और रात में, पतली सी ज्यादा मोटी नहीं है, तो मैं जो है रात में ही खत्म करने सोचा, खत्म कर देते हैं, खत्म तो किया उस रिदम में, मतलब पढ़ा भी, पर जो ना अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाता, मजा आता है लेकिन वो फीलिंग नहीं आती है, इसको धीरे धीरे डाइजेस्ट करते हैं। तो आराम आराम से पढ़िए, ये गलती मत करिए कि जल्दी जल्दी खत्म करना है, अपने पास बहुत टाइम है। अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है, हम जिससे शुरू किए हैं, ये आज है 31 जुलाई, कितना है, 31 जुलाई है, जुलाई 31, और अपने पास जो अगस्त सितंबर अक्टूबर ठीक ठाक टाइम है, और तो इसलिए ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इस फेज में बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत जर्नी देखा है यूपीएससी के फील्ड में, कैसे कैसे लोग सिमटते हैं, कैसे कैसे लोग गिरते हैं, कैसे कैसे लोग फेल होते हैं, तमाम तरह की स्थिति देखी गई है। ठीक है, तो इसलिए बता रहा हूँ, कुछ सीखिएगा, कुछ, हर चीज़ अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं की जाती है, कुछ चीज़ें ना सामने वाले से सीखी जाती है। तो इसलिए जो है ज़्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, बुक ले लीजिए, नोट्स ले लीजिए, और एक रिदम के साथ पढ़ते रहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बीच बीच में प्रवचन चलता रहता है ऐसे, ताकि मोटिवेशन बना रहे, हम भी जिंदा रहें, आप भी जिंदा रहें। ऐसा ना हो कि पढ़ते पढ़ते पढ़ाई के दौरान ही अंदर अंदर मर चुके हों, और ऊपर से ये दिखावा कर रहे हम जिंदा हैं, और पता चला आप लोगों को सिलेक्शन पाए, फिर भी आप जो है उस चीज को भोग ना पाए, जो चीज आप जो है
भोगना चाहते थे। तो इसलिए साहित्य आपको अंदर से जिंदा रखेगा पूरी ये सफर के, जो आपको यूपीएससी है जो सफर है पूरा, इसके दौरान जो है, इस सफर के दौरान जो है आपको ये हिंदी साहित्य जिंदा रखेगा। और जिंदा रखना बहुत जरूरी है, खुद को भी और अपने चारों तरफ के पर्यावरण को भी, इन्वायरमेंट को भी। कहीं ऐसा ना हो आप पढ़ते पढ़ते खत्म हो जाए। क्यों? क्योंकि यूपीएससी की जर्नी में ऐसा होता है। ये जो आप रील्स देख रहे हैं, जो आप देखते हैं रील्स, इस रील्स ये अलग चीज है। ये आप रिजल्ट के टाइम केवल देखते हैं। रिजल्ट जैसे ही खत्म होता है, रिजल्ट का टाइम जैसे ही थोड़ा बीतता है, तो आप देखना बंद कर देते हैं रील्स। फिर आप वही फेज में आ जाते हैं, 10 घंटे 12 घंटे पढ़ाई में पढ़ाई नहीं होती, आप रील्स चलाते हैं, डिमोटिवेट होते हैं, परेशान होते हैं। कभी सोचते हैं प्लान बी कर लें, कभी सोचते हैं कुछ और कर लें, कभी सब तमाम तरह की उतार चढ़ाव चलती रहेंगी जिंदगी में। लेकिन इन सब चीजों के बीच में जब आप 4 पेपर के पूरा सिलेबस पढ़ते हैं जीएस का, उसके बाद हिंदी पढ़ते हैं, उसके बाद इंग्लिश पढ़ते हैं, उसके बाद निबंध तैयारी करते हैं, फिर उसके बाद आप सीसैट, तो सबसे बड़ा समस्या है, सीसैट भी पढ़ रहे हैं, तो साहित्य आपके बीच में ना, उसमें आकर एक रस पैदा करता है जो आपको जगाता है, यार जिंदगी भी कुछ है, ऐसा नहीं है कि केवल पढ़ाई पढ़ाई सब कुछ है। ठीक है, तो आज के इतना ही रखते हैं, फिर उसके बाद हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे खंड, उसके बारे में, सिलेबस बारे में।